क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कहा, आप एक दुकानदार हैं, ठीक, आप 40 किलो गेहूं खरीद के लाए और जो गेहूं लाए उस गेहूं के 1 किलो का मूल्य कितना था? 12.5 रुपए, ठीक है ना। इतना तो हिसाब करोगे। 40 किलो गेहूं खरीदने गए हो, 1 किलो का दाम 12.5 रुपए है, तो 40 किलो का दाम कितना होगा? आप क्या करेंगे, ये गुणा करिएगा 12.50 में किसका? 40 का। ये जीरो यहां कर दीजिए, हटा दीजिए। 4 जीरो हमें 0, 4 पंचे 20, 2 कैरी, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, 1 कैरी, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 हासिल 5, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव कितना आया? 500। जब भी दशमलव के बाद 0 रहे तो उसका महत्व 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसको समझिएगा। इन दोनों का जब गुणा कर दिए तो हमें कितना मिला? 500। मतलब ये इन दोनों की खरीदारी में हमें 500 रुपए खर्च करना पड़ा। अब दूसरे का हिसाब, 30 किलो गेहूं खरीदेंगे। ये गेहूं थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है ना, इसलिए ये थोड़ा सा महंगा मिला। ये 1 किलो का दाम 14 रुपए है। अगर आप 30 किलो खरीदेंगे तो कितने का खरीदेंगे? 420। यहां से क्या आया? 420। अब आप दुकानदार हैं, 420 ही तो जानते ही हैं। तो 420 रुपए यहां आपने खर्च किया, यहां आपने 500 खर्च किया। अगर दोनों को अब मिलाया, खरीदने के बाद क्या किया? ये 40 केजी और ये 30 केजी एक बोरी में डाल दिया, मिला दिया। अब मिलाने के बाद कह रहा है कितने रुपए केजी बेचे कि मुझे 5% का फायदा होना चाहिए, यही बोला। तो अब बताओ, 500 रुपए यहां खर्च किया, 420 यहां किया, तो आपने कुल 920 रुपए खर्च किया कि नहीं किया? 920 रुपए खर्च किया। अगर 920 से कम में बेचेंगे तो घाटे में रहेंगे, पक्की बात है। लेकिन आपको फायदा चाहिए, कितने का फायदा चाहिए? 5। अगर 100 होता 5 का फायदा तो 105 में बेचते, तो 105 इसके बगल में गुणा करना और बटे में क्या कर देना? 100। एक जीरो से ये बीच वाला जीरो मत काटना, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छके 12। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है ना। 21 और 46 का गुणा, देखिए 46 और 21 का गुणा, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 1 कैरी, 4 दूनी 8 1 9, कितना आएगा? अगर 966 में बेचेंगे तो 5% का फायदा होगा। सर सब समझ में आया, ये जो लस्टों में आप यहां वहां कर दिए नहीं, ये तुम अलग अलग कर लो। एक का गुणा कर लिए, ये 46 बना, गुणा में 6 दूनी 12 का 2, 1 कैरी, 4 दूनी 8 1 9, 6 4 और 2 6, 966 यही आएगा, चाहे जैसे करो। कितने में बेचोगे? 966 में बेचोगे तो 5 का फायदा होगा। अब टोटल कितना केजी हुआ? 40 ये 30 ये, 40 3 70 केजी है। अब 70 का भाग कर दोगे तो आपका क्लियर अमाउंट आ जाएगा। 70 का भाग कैसे होगा मैं बताता हूं। इस जीरो को हटाओ, यहां पे 10 कर दो। अब 7 दहमा 70 बन जाएगा ना। अब 7 का भाग इसमें करो, 7 का भाग 9 6 6। अब ध्यान देना, 7 एकम 7, 2 बचा 6 यहां आया, 7 त्रिक 21, कितना बचा? 5, 6 यहां, 7 8 56, कट गया। जैसे इसको हमने काटा, ऊपर आया 138 और नीचे आया 10। जब नीचे 10 हो, 1 जीरो हो, तो ऊपर 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव लगाया तो 13.8 बना। ऑप्शन देखोगे तो 13.8 ये है। यही आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। इधर आपको कुछ नहीं पता नाव और धारा होता क्या है। क्वेश्चन कहता है जब धारा के साथ, मतलब जिधर धारा जा रही है, जैसे गंगा मां की धारा इधर जा रही है तो इस दिशा में जाएगा तो 11 घंटे में 88 किलोमीटर जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा के साथ जब नाव चलती है तो स्पीड अपने आप ज्यादा हो जाती है। और अगर धारा के विपरीत गंगा मां इधर जा रही है और नाव इस साइड से जा रहा है तो दोनों अपोजिट हुए, तो अब नाव की चाल थोड़ा धीरे हो जाएगी। अब 12 घंटे में 72 किलोमीटर जाएगा। आपसे पूछा कि ये जो धारा बह रही है वो धारा की स्पीड क्या है, ठीक। तो आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप नाव प्लस धारा करिएगा।
जब भी ध्यान से देखिए, जब नाव और धारा एक ही दिशा में, जैसे आप ये देख रहे हैं, मान लीजिए जल जो बह रहा है वो इस तरीके से बहता चला जा रहा है, अगर आप नाव इधर ही लेके जा रहे हैं तो आपको क्या कहेंगे कि धारा और नाव दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, दोनों जुड़ेगी। जैसे आप तैरते हैं, धारा की दिशा में तैरेंगे तो एक बार ऐसे करेंगे वहां पहुंचेंगे, अपोजिट चलें तो 4-5 बार मारे तब जाके वहां पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, नाव और धारा जब साथ चलेगा तो धारा के साथ चला तो 11 घंटे में 88 किलोमीटर गया, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 88 में 11 का भाग कर दो, 11 अठे 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाएगा। 1 घंटे वाली वैल्यू लेना है। अब दूसरी वैल्यू ध्यान से देखिएगा, यहां क्या है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत में चाल क्या होती है, अपोजिट होती है, क्या होगी, विपरीत होगी। अब चाल घटेगा, नाव और धारा क्या होगा, अपनी अपनी स्पीड घटाएगी, ठीक है ना। अब 12 घंटे में 72 गया तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 72 में 12 का भाग कर दो, 12 छके 72, कितना आया 6। दोनों को जोड़ो, जैसे जोड़ोगे तो नाव और नाव जैसे जोड़े तो 2 नाव बन गया, ठीक। और धारा ये प्लस ये ऋण दोनों कट गया, घट गया तो गायब, ठीक। तो 2 नाव बराबर 8 6 14। अब नाव बराबर ये गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में 14/2 यानी 7। नाव की स्पीड 7 है, लेकिन हमसे पूछा किसका है, धारा की चाल। अब किसी एक में, चाहे इसमें चाहे नीचे, किसी एक में इसका मान, ये नाव की चाल है, नाव की जगह 7 लिखना, ठीक। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। 8 में से 7 गया 1, आपका आंसर बना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला, इधर देखना, जब कभी भी सम संख्या कहे, विषम संख्या कहे तो ध्यान से समझिएगा। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 के पहाड़े में आता है, जैसे 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना, ये सम संख्या हुई। विषम संख्या जो 2 के पहाड़े में ना है, जैसे 3 5 7 9 11 13 15, ये सब 2 के पहाड़े में नहीं आते। तो सम संख्या हम 6 लेंगे तो 2 का टेबल कितनी बार, 6। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हुई कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कभी भी लगातार 6 संख्या दे और इनके बीच की दूरी सेम हो, जैसे 4 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2, जब कभी भी बीच का अंतर सेम होता है तो जो बीच में रहता है वही औसत होता है। अब बीच में कौन हुआ सर, शुरू के 3 को हटाया, लास्ट के 3 को हटाया तो बीच में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ना। जब आपको कुछ नहीं मिला तो बीच वाले दोनों को जोड़ो, 8 और 6 14 में 2 का भाग क्या होगा, आपका आंसर 7 आया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, पहला और लास्ट को जोड़ो, 12 और 2 14 में 2 का भाग 7, दूसरा तरीका आया। तीसरा तरीका देखो, सभी संख्याओं को जोड़ो और जितनी संख्या हो सबका भाग, यहां 1 लिया यहां 2 तो 2 का भाग, यहां ये लिया और ये केवल 2 संख्या लिया तो 2 का भाग। अब जोड़ेंगे तो सभी संख्या लिए तो 6 का भाग, सबको जोड़ो 6 का भाग करो, यही आएगा। समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सुंदर, नोट करिए, समझिए। इसका आपसे क्या पूछा, एचसीएफ पूछा, क्या पूछा, एचसीएफ। जब कभी भी भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ पूछे तो एक बात मेरी आप गांठ बांध के अपने ब्रेन में रख दीजिए, ठीक। एक कान से सुनिए, दूसरे से उड़ाइए मत, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, ठीक। इसको अपने जहन में डाल लीजिए। अगर एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, जो पूछेगा ऊपर वाले का वही काम, और नीचे वाले का उसका उल्टा काम, नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम। अगर ये एलसीएम पूछता तो ऊपर का एलसीएम लेते और नीचे का एचसीएफ, क्लियर। लेकिन हमसे पूछा क्या है, एचसीएफ, ऊपर का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्या होता है, कोई ऐसी वैल्यू लेना जिसके पहाड़े में ये भी आए और ये भी आए। एचसीएफ और एलसीएम में छोटा सा अंतर है, ध्यान से समझिए। एचसीएफ मतलब कोई ऐसा टेबल लेना जिसका पहाड़ा पढ़ूं तो ये सारी वैल्यू आ जाए।
एलसीएम वो होता है कि कोई ऐसा नंबर हो कि इसका टेबल पढ़ूं तब भी आए, इसका पढ़ूं तो भी आए, इसका पहाड़ा पढ़ूं तो भी आए, ये एलसीएम होता है। एचसीएफ मतलब जो भी वैल्यू लेंगे उसका पहाड़ा पढ़े तो ये सब आने चाहिए। तो अब देखिए ऊपर मात्र 2 एक ऐसा है कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 भी आएगा, 8 भी आएगा, 4 भी आएगा, पक्की बात है। तो एचसीएफ कितना हो गया 2, ऊपर क्या आएगा 2, ऊपर ऑप्शन में 2 जगह है, 2 ऑप्शन आपने तुरंत काट दिया, अब केवल 2 बचा, 2 ऑप्शन बचा। अब देखिए नीचे ध्यान से देखिएगा 75 है, 75 ध्यान से देखिए दोनों ऑप्शन से कैसे पकड़ेंगे। यदि 75 है तो ध्यान से लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, बहुत अच्छी बात। क्या 15 के पहाड़ा में 75 आता है? बिल्कुल आता है। 35 के पहाड़े में 75 आता है? नहीं आता। तो ये एलसीएम नहीं बन सकता, ये आंसर बन गया, बिना हल किए आंसर पकड़ लिए। लेकिन अब हल कैसे करना है उसको सीखिए, ठीक है ना। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो नीचे बनेगा 105। आप एलसीएम लेके साइड में देख लीजिएगा, ये कक्षा 5 की चीजें हैं। 5 अगर लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 के पहाड़े में आता है, ये याद कर लीजिए, लास्ट में 0 या 5। 15 है, 15 के टेबल में 105 आता है, 15 सत्ते 105, 35 दूना 70, 35 तिया 105। तो आपका आंसर ये बना, ठीक है ना। 60 लीटर है, क्या है? दूध और पानी का मिश्रण है। आपको बताया क्या, आपको एक इशारा किया, अगर 2 लीटर दूध होगा तो 3 लीटर पानी होगा। देख रहे हैं ना कितना पानी मिलाया जा रहा है, 2 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाया जाएगा। अब दोनों का पहले दूध और पानी दोनों का हिसाब क्लियर करो। अगर दूध पानी दोनों मिला लें तो 5 होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप कहेंगे सर दूध पानी दोनों मिलाएंगे टोटल 60 लीटर होगा, यही बोलेंगे कि नहीं। अपनी वैल्यू नीचे, क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर, काट दीजिए। 5 एक कम 5, 1 बचा, यहां आया 5 दूनी 10। अब 12 का 2 में गुणा, 12 दूना 24 लीटर दूध है, 12 का 3 में 12 तिहाई 36 लीटर पानी है। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ा तो दूध और पानी मिला के 5 लीटर आया, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि दोनों को जोड़ने के बाद 60 लीटर होगा, ठीक। अपनी वैल्यू नीचे, क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर, और जैसे इसको काटा तो 12 का 2 में गुणा 24, 12 का 3 में गुणा 36, 24 और 36 लीटर, ठीक। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 60 लीटर बन जाएगा, ठीक। और ये क्या थे, अनुपात में थे कि नहीं? मैंने अभी आपको सुबह बताया था, जब कोई संख्या अनुपात में लिखी होती है तो उसे बटे में लिखा जाता है, बताया था कि नहीं? किसी को तकलीफ तो नहीं होगी मैं लिखूंगा तो? अगर तकलीफ हो तो बताओ, ना लिखूं? लिख दूं? ध्यान से समझिए, अगर अनुपात है तो इसको 24/36 कर सकते हैं। अब जैसे करेंगे, अब कह रहा है पानी और भी, अभी और पानी इसमें डालेगा, कह रहा है कितना पानी और डाल दें कि 1 लीटर दूध रहे तो 2 लीटर पानी रहे, ठीक है ना, ये पूछा। अब पानी डालेगा, अगर पानी डालेगा तो दूध जितना है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा तो पानी उसमें, कॉमन सेंस वाली, पानी डाल रहे हैं तो दूध जितना था उतना ही रहेगा, पानी बढ़ेगा। अब ये 1 अनुपात में 2 बनेगा, मतलब इसको कह सकते हैं 1/2। क्या कह सकते हैं? 1/2, ठीक। 1/2 बनाना है, कैसे बनेगा? काट के बनाओ, कैसे बनेगा? 24 एक कम 24। अब यहां 2 कब होगा? अगर यहां 48 रहा होता तभी तो 24 दूना 48 बनता। अब 48 बनाने के लिए 36 में कितना जोड़ेंगे? 12। आपका आंसर ये बन गया, 12 लीटर। क्या होगा? 12। देख रहे हैं ना कितना आसानी से आया। फिर से समझिएगा, फिर से समझिए, 24 लीटर दूध है और 36 लीटर पानी है, और दूध और पानी का अनुपात बनाना कितना है? 1/2। अब बताओ दूध कितना है? 24। तो दूध तो बढ़ा नहीं पाएंगे, बढ़ा सकते हैं केवल पानी, और दूध को काटने पे ऊपर 1 आना चाहिए, तो 24 एक कम 24 कर दिया। नीचे कितना होना चाहिए? 2। तो 24 दूना 48 अगर होगा तभी तो काट के 2 लिखेंगे नीचे, पक्की बात है। 48 करने के लिए 36 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 12। यही 12 लीटर आपका आंसर बना। देख रहे हैं ना कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से देखिए, आयत होता है लंबाई और चौड़ाई में आपस में आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, यही होता है आयत, ठीक है ना। आमने सामने की भुजा बराबर होगी। मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा,
अगर इसकी चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगी? 3x। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब 3x और x का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा 3x²। किसी को तकलीफ हो तो बोल दो, कोई तकलीफ नहीं। अब दूसरी लाइन करते हैं। अब कहता है लंबाई 60 सेंटीमीटर कम कर दिया, लंबाई में 7 की कमी किया तो 3x - 7 बन गया, कोई दिक्कत। चौड़ाई में 7 की वृद्धि किया तो x + 7 ये बनेगा। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 21 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल में पुराना क्षेत्रफल घटा दें तो 21 आना चाहिए कि नहीं? जितना बढ़ा, अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनो, मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है ना। अब मेरे पास 50 रुपए बढ़ गए। 50 रुपए क्या हो गए? बढ़ गए हैं, यानी अब 50 रुपए हो गए। तो बड़े वाले वैल्यू में से छोटा वाला घटाएंगे तो कितना ज्यादा हुआ वो पता चल जाएगा। 50 की वृद्धि हुई। तो ये ध्यान से समझिए, अगर ये वाला लेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस क्षेत्रफल में से पुराना क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 21 सेंटीमीटर। क्लियर? आइए इसका गुणा करते हैं। ध्यान से देखिए, 3x - 7, इसका गुणा करना है x + 7, इसमें से घटाना क्या है? 3x², और आपका आंसर क्या बनना चाहिए? बढ़ गया, तभी तो नए वाले में से पुराना क्षेत्रफल घटाया तो 21 आंसर आ गया। ये बढ़ना ही हुआ, ठीक। अब देखिएगा, इसका गुणा ये करेंगे तो 3x², इसका इसमें करेंगे तो +3 7 21x, इसको करेंगे ऋण 7 एकम 7x, प्लस माइनस 7 सता 49 ऋण 3, यहां 21 है, ठीक है ना। यहां हो जाएगा 7 सता 49, 3x² बराबर 21। अब देखना, प्यार से देखना, ठीक। 3x² और ऋण 3x² फाइनल हुआ, मतलब कट गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, 21 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? 14x बराबर, अब 49 ऋण में है, इधर जाएगा तो धन में होगा। 21 में 49 ऐड कर दो, कितना आएगा? 70। और जब 70 में ये गुणा में है, 14 इधर जाएगा तो भाग, 14 का भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 14 पंचे 70 होता है, ये भाग 14 का यहां किए तो 5 बार गया, तो x की वैल्यू कितना आई? 5। पक्की बात है। अब मैंने, आपको याद होगा, ये चौड़ाई x माना था, बाद में 7 ये बढ़ाया गया है, ठीक। चौड़ाई x था तो लंबाई 3x था कि नहीं था? पक्की बात। x का मान 5, x की जगह 5 रखो, बीच में गुणा, 5 तिहाई, ये आपका आंसर बना 15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अगर मान लिया 100 रुपए, क्या मूलधन कितना है? 100। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन कहता है 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आया, ठीक, वो अंतर 464 है, तो मूल धनराशि क्या होगी? शाब्दिक अर्थ यही है, क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, मान लिया 100 रुपया है, अगर 10% 2 साल के लिए लेंगे तो एक साल 10 रुपया मिला, अगले साल 10 मिला, टोटल 20 रुपये होगा कि नहीं होगा? किसी को दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याजों पे ब्याज लगता है, ये पता है कि नहीं? अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, 100 था, 10 और ब्याज मिला तो ये 110 हो गया। अब ब्याज मिलेगा तो 110 पे ब्याज लगेगा, क्योंकि वो ब्याजों पे ब्याज लगता है। 100 राशि था, एक साल में 10 रुपए बढ़ा तो वो 110 रुपए हुआ। अब ब्याजों पे ब्याज मतलब 110 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो मिटा देंगे, दिखने लगेगा। 110 का 10% 11 हुआ, और 110 में 11 जोड़ेंगे, सर कहेंगे 121 होगा। ये 100 से 121 हुआ तो ये बढ़ा कितना? 21। पक्की बात है। अब बताओ दोनों का अंतर कितना है? एक 20 है, एक 21, एक का अंतर है। तुम्हारे हिसाब से 1 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वहां ऊपर पढ़ो कितना है? 464। तुम्हारे हिसाब से अपनी वैल्यू, जो आपकी वैल्यू है नीचे, आपकी वैल्यू कितनी है? 1। क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? 464, ऊपर 464, ठीक है ना। नीचे 1 लिखा नहीं जाता,
मूलधन राशि जितना माने हो उसका गुणा करोगे तो 2 जीरो पीछे लग जाएगा, 464,000 आपका आंसर बना। ऑप्शन देख लीजिए, है ना, 464,000 यही मूलधन है अपना।